नवीन समाज व्यवस्था। वर्ण तथा जाति पर आधारित समाज उन व्यवहारों को जन्म देता है जो अंबेडकर जैसे मानववादी चिंतक को कतई पसंद नहीं थे। उसमें समानता तथा मनुष्यता का कोई स्थान नहीं है। अतएव डॉक्टर साहब ने इस समाज व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उनके समाज दर्शन का यह निषेधात्मक पक्ष है। सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने क्या प्रतिपादित किया, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा आदर्श समाज वह होगा जो स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव पर आधारित हो। डॉक्टर साहब ने यह उत्तर दिया। ये वे शब्द हैं जिनमें मानवता की ध्वनि निहित है। ये डॉक्टर अंबेडकर की नवीन समाज व्यवस्था के आधारभूत तत्व हैं। उन्होंने इन पदों का अनुकरण फ्रांस की क्रांति से नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से ग्रहण किया। सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अपने दर्शन का अनुसरण फ्रांस की क्रांति से किया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं, राजनीतिक विज्ञान में नहीं। मैं उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से किया है। वे ही सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर के नए सामाजिक ढांचे के मूल तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने नैतिक आदर्श का प्रतिपादन किया। और चूंकि वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कट्टर हिमायती थे, इसलिए उनके राजनीतिक दर्शन के भी ये आधारभूत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के स्वरूप को यहाँ समझ लेना आवश्यक है। स्वतंत्रता। एक स्वतंत्र जनतांत्रिक समाज व्यवस्था को, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की अटूट आस्था थी, कायम रखने के लिए स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है। भारतीय समाज के संदर्भ में डॉक्टर साहब ने स्वतंत्रता के स्वरूप का विवेचन किया और यह कहा कि स्वतंत्र भ्रमण, जीवन और संपत्ति के अर्थ में यहाँ स्वतंत्रता आवश्यक है। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार का विरोध नहीं किया और इसलिए उन्होंने जीवन तथा स्वास्थ्य को भली भांति रखने के लिए संपत्ति तथा इसी प्रकार के अन्य बातों की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया। स्वतंत्र तथा स्वस्थ जीवन उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्ति को अपने मनपसंद धंधा करने की स्वतंत्रता हो। न केवल इतना ही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक मिशन की कार्य कुशलता को बढ़ाने में भी सहायक होती है। इसका अर्थ है कि डॉक्टर अंबेडकर के नए समाज में कुछ सीमा तक स्वतंत्र आर्थिक क्रियाओं का स्थान भी होगा। इस प्रकार जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर सोचते हैं, यदि व्यक्ति की शक्तियों को प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाया जाए तो निश्चय ही स्वतंत्रता का अधिकार लाभदायक होगा। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से व्यक्ति द्वारा अपने पेशे के स्वतंत्र चुनाव के प्रति यदि कोई आपत्ति की जाती है तो दास्ता की स्थिति को बनाए रखने का ही यह प्रयास होगा। दास्ता का मतलब केवल कानून द्वारा मंजूरी ही नहीं है, इसका अर्थ समाज की उस स्थिति से भी है जहां कुछ लोग दूसरों पर इस प्रकार प्रभुत्व जमा लेते हैं कि उनका आचरण ही नियंत्रित हो जाता है। यह स्थिति जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, जहां वैसे कानून दास्ता तथा बेगार की मंजूरी नहीं देता, पर कुछ लोगों से वे धंधे जबरन कराए जाते हैं जो उनकी पसंद के नहीं होते। फलतः उनका आत्मसम्मान गिर जाता है और न चाहते हुए भी वे गंदे धंधे में फंसे रहते हैं। स्पष्टतः अंबेडकर की स्वतंत्रता की धारणा में इच्छा स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आत्मनियंत्रण अथवा आत्म चुनाव मानवीय अस्तित्व का सार है। अपने नए समाज में डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं। यदि राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिज्ञों को अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए समुचित अवसर मिलता है तो मुश्किल से ही उन्हें हानिकारक कहा जा सकता है। चूंकि डॉक्टर साहब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे, इसलिए उन्होंने संसदात्मक पद्धति, स्वतंत्र चुनाव, राजनीतिक दल आदि का समर्थन किया। वे प्रतिनिधि सरकार को ही उत्तम मानते हैं, क्योंकि उसमें सब व्यक्तियों को विचार एवं अभिव्यक्ति, भ्रमण तथा संगठन का अवसर मिलता है। न केवल राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता ही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, अपितु धार्मिक स्वतंत्रता भी, जैसा कि डॉक्टर साहब मानते हैं, मानव व्यक्ति की उन्नति के लिए अनिवार्य है। आदमी को यह स्वतंत्रता हो कि वह अपनी बुद्धि तथा पसंद के अनुसार धर्म को स्वीकार करे, उसका प्रचार प्रसार करे। अतः यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने समस्त नागरिकों को अंतःकरण तथा धर्म की विभिन्न बातों की अभिव्यक्ति के अधिकार प्रदान करें। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के नए समाज में लगभग सभी तरह की स्वतंत्रताओं का प्रावधान है, ताकि व्यक्ति और समाज का चहुमुखी विकास हो। ध्यान रहे, स्वतंत्रता का विधेयक स्वरूप का महत्व नकारात्मक रूप से कहीं अधिक है। समानता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कई क्षेत्रों में समानता के आदर्श के प्रति आपत्तियां हो सकती हैं, क्योंकि सभी मानव प्राणी समान नहीं हैं। उनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं विद्यमान हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि समानता का आदर्श निरर्थक है। समता भले ही एक कल्पना हो, पर जीवन को अनुशासित करने का उसे आधारभूत सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की दृष्टि से मनुष्य की शक्ति 3 बातों पर आधारित है। पहली, शारीरिक पैतृकता,
दूसरी, सामाजिक धरोहर इस रूप में कि व्यक्ति विशेष को पैतृक देखभाल, शिक्षा, ज्ञान, धन संपत्ति आदि कहां तक मिली है। और तीसरी, स्वयं के प्रयत्नों द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। निसंदेह इन तीनों पक्षों में सभी स्त्री पुरुष असमान होते हैं, पर समानता का आदर्श ऐसा नहीं है जिसे निषेधित किया जा सके। यदि धन संपत्ति, शारीरिक शक्ति तथा सामाजिक स्तर पर सब समान नहीं हो सकते, तो इस आदर्श को मानवीय न्याय तथा व्यवहार का आदर्श बनाया जाना चाहिए। समता के आदर्श का मानवीय आधार संभव है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके। वास्तव में जैसा कि अंबेडकर मानते हैं, आदमी व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से असमान है। आदमी आदमी में अनेक भिन्नताएं हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पूछते हैं, क्या चूंकि मनुष्य में भिन्नताएं हैं वे असमान हैं? हमें अपने साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए? क्या कुछ को नीचा तथा अन्यों को ऊंचा समझना चाहिए? समता की मांग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यक्ति की दृष्टि से यह संभव है। चूंकि व्यक्तियों के प्रयत्न तथा कर्म भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें असमान माना जाए और उचित ही होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुद्धि एवं योग्यता अनुसार विकास का समुचित अवसर दिया जाए, लेकिन समानता का सिद्धांत नियामक तथा मानवीय आदर्श है, उसे मानवीय समाज का आधार स्वीकार किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भौतिक दृष्टि से समानता के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, बल्कि यह माना कि समता के आदर्श की स्वीकृति से न केवल व्यक्ति को लाभ है, अपितु समाज का न्यायोचित विकास भी संभव है। भौतिक तथा सामाजिक दृष्टि से जो भिन्नताएं मानव प्राणियों में पाई जाती हैं, यदि उनके अनुसार उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, तो फिर क्या स्थिति पैदा होगी? डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से यदि उन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाए जिनके पास कोई सुविधा न हो, तो ऐसे लोग जिनके पास जन्म, शिक्षा, परिवार, नाम, उद्योग, धन संपत्ति आदि की सुविधाएं हैं, तो वे ही दौड़ में आगे होंगे। यह स्थिति बड़ी पक्षपातपूर्ण और जनतंत्र के विरुद्ध होगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्षतिपूर्ति की समानता के विचार पर अधिक बल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी आदमी को अन्यायपूर्ण ढंग से प्रभुत्व की वृद्धि के लिए अवसर नहीं मिलेंगे। क्षतिपूर्ति की समानता के विचार में निष्पक्षता तथा न्याय के तत्व निहित हैं और उसमें समाज के निर्धन वर्गों के हितों की सुरक्षा भी अनिवार्य है। अतः यदि समाज चाहता है कि सभी नागरिक समुचित उन्नति करें, दौड़ के प्रारंभ में सभी को समान अवसर प्राप्त हों और जो वर्ग निर्धन हैं उन्हें अन्यों के साथ स्पर्धा करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं मिलें, तो समानता का आदर्श भलीभांति व्यवहारिक बन सकता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने क्षतिपूर्ति की समानता के विचार को अवसर की समानता के साथ समन्वित किया। डॉक्टर अंबेडकर एक और दृष्टि से समानता के आदर्श की आवश्यकता पर बल देते हैं। राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक राजनेता को यह आवश्यक है कि वह समानता द्वारा जीवन को अनुशासित करने का आदर्श मानकर चले। किसी राजनेता को अनेक प्रकार के कामों से वास्ता पड़ता है। वह हजारों नागरिकों के साथ अपना व्यवहार रखता है। उसके पास न तो इतना समय है और न ही ज्ञान है कि वह सभी नागरिकों के बारे में बड़ी बारीकी से छानबीन रखे, ताकि वह उनकी आवश्यकताओं एवं योग्यता के अनुसार उनके साथ व्यवहार करे। यह सही है कि जनसमुदाय का ठीक ठीक वर्गीकरण संभव नहीं, भले ही नागरिकों के वर्गीकरण की आवश्यकता हो। इसलिए राजनीतिज्ञ तथा राजनेता विभिन्न प्रकार के झगड़ों से बचने के लिए सभी नागरिकों के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ सामान्य माप बना लेते हैं। अतः वे मनुष्य के साथ समानता का व्यवहार इसलिए नहीं करते कि वे समान हैं, अपितु इसलिए करते हैं कि प्रजातंत्र में समानता के आदर्श व्यवहार से समानता के मापदंड, सामान्य मूल्य विकसित हो जाते हैं, जिनका कालांतर में तिरस्कार करना असंभव हो जाता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के नए समाज की द्वितीय आदर्श क्षतिपूर्ति की समानता, अवसर की समानता, व्यवहार की समानता का समर्थक है, ताकि सभी नागरिक समाज संगठन में प्रभावशाली सहभागी हो सकें। ये ही बातें कानून की दृष्टि से समानता की मांग करती हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने देश की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया। भ्रातृभाव। डॉक्टर अंबेडकर के नए समाज का द्वितीय अलौकिक आदर्श भ्रातृभाव है। इसका अर्थ है कि यदि समाज में स्वतंत्रता एवं समता के आदर्श मान्य हो, तो परस्पर बंधुत्व की भावना भी आवश्यक है। जहां बंधुत्व की भावना है, वहां समाज में परस्पर नागरिकों में गतिशीलता, विचारों का आदान प्रदान भी होगा। यदि समाज का एक अंग किसी बात तथा विकास से प्रभावित होता है, तो उसका अन्य भागों पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आदर्श समाज के अंतर्गत जिनका सचेतता पूर्ण आदान प्रदान हो और सभी नागरिक सहभागी हों, उनमें परस्पर मिलने के अनेक अवसर हों तथा संगठन के विविध प्रकार भी हों। संक्षेप में उनके बीच सामाजिक अंत परस्पर होना चाहिए।
डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भ्रातृभाव का दूसरा अर्थ जनतंत्र है, और जनतंत्र मात्र सरकार का ढांचा ही नहीं होता, वह परस्पर आदर भाव तथा सम्मान पूर्वक रहने का एक ढंग भी है। अपने साथी नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना ही भ्रातृभाव का आधार है। इस प्रकार डॉक्टर साहब के नए समाज का तृतीय आदर्श सेवा तथा बंधुत्व प्रेम पर अधिक बल देता है। जनतांत्रिक व्यवस्था, यह कहना उचित ही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक जनतंत्र के उत्साही समर्थक थे। वे जाति विहीन समाज व्यवस्था की स्थापना को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। जनतांत्रिक आदर्शों को व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने संवैधानिक तंत्र की सुदृढ़ता को आवश्यक माना, ताकि सरकार एवं समाज में विद्यमान निहित स्वार्थों पर नियंत्रण पाया जा सके। जनतांत्रिक समाज की स्थापना मात्र आदर्श नहीं, अपितु उसे व्यवहारिक तथा वास्तविक बनाया जाना चाहिए। जनतंत्र के यंत्र में वैसे संवैधानिक नैतिकता, वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, पर हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनतंत्र को जन आदर्श बनाया जाना चाहिए, ताकि वह कुछ एक व्यक्तियों का हितों का ही साधन न बना रहे। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव पर आधारित मानवीय संबंधों को विकसित किया जा सकता है। स्पष्टतः डॉक्टर अंबेडकर के नए समाज के आवश्यक तत्व जनतंत्र, सामान्य शुभ, सहयोग, सहानुभूति, न्यायोचित व्यवहार, पेशे का स्वतंत्र चुनाव, क्षतिपूर्ति की समानता, समान अवसर, बंधुत्व, संक्षेप में स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव में निहित हैं। समाज की वास्तविक स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने नैतिक तथा दार्शनिक विचारों को समन्वित किया। उनके दार्शनिक, नैतिक और राजनीतिक विचार ठीक आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल हैं। उन्होंने जीवन की स्वाभाविक गति को अवरुद्ध करने के लिए तत्वों का विरोध किया तथा नैतिकता एवं धर्म के आधार पर समाज में फैले अनाचार एवं अत्याचार की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर साहब ने इस बात की ओर संकेत किया कि यद्यपि यह जीवन अनियत है, परंतु परंपरागत रूढ़िबद्ध मान्यताओं की आड़ में यह जीवन अनुदार तथा धर्मांधी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रगतिवादी मान्यताओं एवं विश्वासों के आधार पर नवीन परिवर्तन की दिशा में उसे तत्पर रहना चाहिए। उसे आधुनिक विकास की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मानववादी दर्शन को मूलतः स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें व्यक्ति, समाज और उसकी परिस्थितियों को विशेष महत्व दिया गया है। उनके दर्शन में वे मूल्य हैं जो आदमी एवं समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। अपने मानववादी दर्शन के आधार पर युग की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल धर्म, न्याय एवं नैतिकता की धारणाओं को दृष्टि में रखकर ही डॉक्टर साहब ने विभिन्न विचारों का खंडन मंडन किया है। इसका मूल सार तो यही है कि उनका दर्शन स्वीकृत मान्यताओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ नहीं है। उसमें मनुष्यता की पूर्ण अभिव्यक्ति है और समय अनुसार उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश है। पुनः मूल्यांकन तथा पुनर्विचार का यह कट्टर समर्थक है। यही कारण है कि उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं में समयानुकूल परिवर्तन आते गए, जिनमें उनके आत्मविश्वास और दृढ़ता का समावेश है। तप का तेज और साधना का बल निहित है। संक्षेप में उनके दार्शनिक चिंतन में अप्राण तथा सप्राण सभी वस्तुओं को संचालित एवं प्रेरित करने की क्षमता विद्यमान है, और उसके उच्चारण में निर्बलों की उच्छ्वास गूंजती है, जो नव निर्माण की प्रक्रिया में पारस्परिक प्रेम, व्यवहारिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान, राष्ट्रीय एकता एवं मानव बंधुत्व की घोतक है।